Hello students, welcome back to Panisha Tutor. My name is Ganesh Joshi. In this class, we will discuss about previous year questions of ICT, which is part of UGC NET JRF paper 1 exam. So in this video, we will not only discuss about the MCQ and their answers, we will explain them with concept and also discuss the options in detail wherever needed. So without any delay, let's start with our questions. Before starting the questions, I would like to tell you one thing. आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, इससे आपको एमसीक्यू तो समझ में आएंगे ही आएंगे, साथ में आपका जो कॉन्सेप्ट होएगा आईसीटी का वो भी काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नीट एंड एमएचआरडी स्कीम एम्स एट. ये नीट एक एमएचआरडी की जो स्कीम है, इसका क्या एम है? बिफोर आंसरिंग फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट नीट. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम MHRD बोलते हैं, उन्होंने अनाउंस किया था ये नीट प्रोग्राम. नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी. सो ये किस लिए बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इन एजुकेशन सेक्टर्स. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द ऑप्शन. बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन. यस, अभी हमने पढ़ा ये एजुकेशन के लिए ही बना गया था. सो दिस इज आवर आंसर. So let's move to the next question. Which of the following is a search engine? इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? जब आप ब्राउजर में जाके कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो तो उसको सर्च करने के लिए हमारे पास अलग अलग सर्च इंजन होते हैं जो बड़े फेमस हैं. आप लोगों को पता होगा, गूगल हो गया, बिंग हो गया, आस्क नाउ हो गया. ये सारी चीजें हमारी बेसिक है. तो हमारे पास काफी सारे सर्च इंजन हैं. इनमें से MSN फेमस है, गूगल, आस्क, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास सर्च इंजन होते हैं. लेट्स मूव टू द ऑप्शंस. इंटरनेट, नो. कोई भी चीज हमें अगर नेटवर्क से एक्सेस करनी है तो उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट इज नॉट आंसर. बिंग, यस, बिंग हमारे पास एक सर्च इंजन होता है जो हमें डाटा सर्च करके देता है. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. हमारे को यहाँ दो स्टेटमेंट्स गिवन है, एक असर्शन गिवन है और एक रीजन गिवन है. तो हमें ऑप्शन में से ये चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा असर्शन सही है, कौन सा रीजन सही है और क्या वो रीजन वैलिड है उस असर्शन के लिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. द इंटरनेट इज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स लिंक्ड बाय ट्रांसमिशन मीडियम सच एज कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वायरलेस कनेक्शंस. यस, इंटरनेट यही होता है, या तो वो हमें कॉपर वायर्स के थ्रू मिलता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स या वायरलेस कनेक्शन के थ्रू. तो हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है. नाउ रीजन. वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW बोलते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स. हाँ, जो हमारी वेबसाइट होती है WWW, उसके अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं, वो इंटरकनेक्ट होके बनते हैं. ये बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन है, बट क्या ये इसका रीजन है एक्चुअल? नो. दोनों इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली सही हैं, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी. सो लेट्स गो टू द ऑप्शन. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. No. Both A and R are true. हाँ, दोनों ही true हैं, but R is not correct explanation of A. हमने यही समझा था, तो B option is the right answer. So let's move ahead. Now here we are with the fourth question. Which of the following is a programming language? इनमें से कौन सी है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमारी कोई स्पेसिफिक नीड है, उसके बेसिस पे हमें एक सॉफ्टवेयर बन के मिलता है, बट उस सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करने के लिए एक प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, उनको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. लेट्स अंडरस्टैंड देम इन डिटेल. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो फर्दर सब डिवाइडेड होती हैं. कैसे? लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज. जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं उसके फर्दर टाइप्स होती हैं. उनमें से हमारे पास पहली टाइप है मशीन लैंग्वेज एंड द सेकेंड वन इज असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. असेंबली लैंग्वेज वो होते हैं जिसमें सूडो कोड्स वगैरह यूज किए होते हैं. आफ्टर दैट हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग जनरेशन है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन. तो हेयर आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच आर यूज्ड वाइडली. तो इनमें से हमें इनके नाम एक बार रीड करते हैं तो हमें पता होता है कि यस दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वहां पे हम उसको बड़ी इजीली आंसर कर देते हैं अगर हमने वो इंफॉर्मेशन पहले पढ़ी हो तो. लेट्स सी. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफी फेमस है. C#,
जावा, C++, PHP, देन इसके बाद HTML आ गई, CSS आ गई, स्विफ्ट आ गई। ये काफी फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इनके बेसिस पे भी आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नाउ वी आर विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। विच डिस्क्रिप्शन इज एप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है, उसके लिए इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट है वो समझना है। अब जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी वो इसको देखते ही आंसर बता सकते हैं। क्यों? जब हमने अपने ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उस केस में हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सो लेट्स चेक इट आउट। टू एंगेज, इनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन। यस, ई गवर्नेंस का यही काम होता है, एंगेज करना, इनेबल करना और इंपावर करना सिटीजन को। ई गवर्नेंस के अंदर क्या होता है कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो मोबिलिटी होती है, हम उसको कहीं भी बैठे एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, पीसी के थ्रू। तो सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट एंड आईसीटी से रिलेटेड होती है उसमें। यस, हियर इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस फॉर ऑल एकेडमिक अवार्ड्स लाइक सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्रीज एंड मार्कशीट्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑनलाइन स्टोर है जिसके अंदर हमें एकेडमिक्स अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज और डिग्रीज मिल जाती हैं? तो अगेन इसको आंसर करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज टर्म्स कि ये क्या क्या है हमारे पास। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जिसको हम बोलते हैं NAD, ये 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। इस स्टोर हाउस के अंदर हमें क्या मिलता है, कोई भी हमें अवार्ड्स हो, जैसे सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमाज हैं, डिग्रीज हैं, जो हमारा क्वेश्चन था बेसिकली वो यही स्टोर हाउस है और इस स्टोर हाउस का नाम है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। उसके बाद हमने एक और ऑप्शन पढ़ी थी, उसमें था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का क्या एम है, ये प्रोजेक्ट बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाया गया था ये, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया गया है? दिस इज टू कलेक्ट एंड कोलेट द मेटा डाटा एंड प्रोवाइड फुल टेक्स्ट इंडेक्स फ्रॉम सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। जो भी हमारी नेशनल और इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, उनका जो भी डाटा होता है हमें वो डाटा इजीली ही मिल जाता है। कहां से मिल जाता है? बेसिकली नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से। सो दिस इज अ लाइब्रेरी विच इज डिजिटलाइज्ड, वी कैन एक्सेस देम फ्रॉम आवर मोबाइल फोन्स, आवर लैपटॉप्स, आवर कंप्यूटर्स। So now let's move back to the question. Now I think you can answer the question. स्वयं इसको हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, सो आई रिकमेंड कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, उसका काम क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, नाउ नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी ऐसी कोई चीज नहीं है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, दिस इज द राइट आंसर। लेट्स मूव अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। The convenient place to store contact information for quick retrieval in email is? कौन सा वो convenient store है जिसके अंदर हम अपना contact information रख सकते हैं? Let's move to the options. Address box नहीं, message box नहीं होता, address book होती है जिसके अंदर हम contact information को store करते हैं और वहां से retrieve कर सकते हैं। Let's move ahead. Now, here is the 8th question. Very important question. इसके basis पे SMTP क्या है, इसके क्या क्या हमारे पास यूजेस हैं और हमारे पास SMTP के अलावा और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, वी विल डिस्कस दैम इन डिटेल। सो इधर हमसे ये पूछा है कि SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है। यस, SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कीप इट इन माइंड, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ SMTP एंड अदर प्रोटोकॉल्स विच आर यूज्ड इन ईमेल। यस, here is the complete information to you. Full form of SMTP is Simple Mail Transfer Protocol. Yes, SMTP का क्या काम होता है? जो भी सेंडर होता है उसको अलाउ करता है कि ट्रांसमिट द ईमेल मैसेज ओवर द इंटरनेट, कि जो भी वो मैसेज अपना भेज रहा है वो सर्वर में जाके चला जाए। इतना काम कौन करता है? SMTP। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, सेंडर ने यहाँ से मैसेज भेजा, वो SMTP के थ्रू सेंडर के मेल सर्वर पे जाएगा और फिर इंटरनेट तक पहुंचेगा। तो सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि SMTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट टू इंटरनेट। नाउ हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन है IMAP। IMAP मीन्स इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड थर्ड वन इज POP3, इट्स फुल फॉर्म इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रिवीजन 3। इन दोनों का काम काफी हद तक सेम है।
अब हमारा मैसेज यहाँ पे इंटरनेट तक तो पहुंच चुका है, उसके बाद उस मैसेज को इंटरनेट से उठा के रिसीवर के पास पहुंचाना है। तो ये काम कौन करता है? POP3 और IMAP, दोनों का एक ही काम है, बट इनके बीच में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। IMAP के अंदर क्या होता है, इसका मेन बेनिफिट ये है कि जो भी आप अपना मैसेज भेजते हो इसको आप एक बारी से ज्यादा असेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने उसको एक बार असेस किया और वो वहां से इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, ऐसा IMAP में नहीं होता। बट पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रिवीजन 3 यानी कि POP3 में अगर आपने एक बार अपना मैसेज वहां से रिसीव कर लिया तो उसके बाद वहां से आप उसको दोबारा असेस नहीं कर सकते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, बट दे बोथ आर यूज्ड फॉर सेम थिंग। Let's move to the next question. A computer has main memory of 960 KB. What is the exact number of bytes contained in this memory? अगर इसके अंदर 960 KB हैं तो बाइट्स कितने होंगे? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी के जो अलग अलग यूनिट्स होते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी। सो लेट्स स्टार्ट। इसको आंसर करेंगे समझने के बाद। आई एक्सपेक्ट कि जैसे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं उसके बाद आप लोग खुद से आंसर कर दो उसका। सो नाउ सबसे छोटी जो स्टोरेज हमारे पास कैपेसिटी होती है दैट इज बिट, ठीक है, 1 बिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट? बाइनरी डिजिट। उसके बाद 4 बिट्स मिला के एक निबल बनाते हैं, ओके 4 बिट्स मिला के निबल बनाते हैं और 8 बिट्स मिला के 1 बाइट। 8 बिट्स जब इकट्ठे होती हैं तो 1 बाइट मिलता है हमें। अब ऐसे ही इन सभी का रिलेशन एक दूसरे के साथ सेम है जो फर्दर आगे हैं। 1024 बाइट्स को मिला के किलो बाइट, जो मैंने अभी आपको दिया था, इसको हम KB भी बोल देते हैं। अब आगे अगर 1024 KB इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारे पास एक मेगाबाइट मिल जाता है जिसको हम MB बोलते हैं। और अगर 1024 मेगाबाइट्स इकट्ठा हो जाता है हमें 1 गीगाबाइट मिल जाता है जिसको हम GB बोलते हैं। 1024 GB से हमें टेराबाइट मिलता है TB। उसके बाद पेटाबाइट, देन हेक्साबाइट, देन जीटाबाइट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। हाँ, ये इंफॉर्मेशन होती 1024 है। कई बारी हम इसको रफली 1000 लिख के 1000 में इंटू से 10 की पावर 3 लिख देते हैं। बट अगर दोनों ऑप्शंस गिवन है 1000 और 1024 तो यू विल डेफिनेटली गो विद 1024। लेट्स मूव टू द ऑप्शन नाउ। आई होप ये आपको टेबल क्लियर हो गया होगा। इस टेबल को आपने अपने माइंड में रखना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं हमें। 960 KB डाटा गिवन है तो इसके अंदर कितने बाइट्स थे, यानी कि हमारे पास 960 KB है तो 960 इंटू 8 नहीं, 960 इंटू 1000 और 960 इंटू 1024। देखो 1024 भी गिवन है, 1000 भी गिवन है, तो वी विल गो विद 1024। तो 960 इंटू 1024 बाइट्स होंगी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमको 2 लिस्ट गिवन है, फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट। हमें फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ मैच करना है, कौन सा किसके साथ सेट बैठता है। सो इससे पहले भी अगर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है तो हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। यस, अब हमें यहां पे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज हमारे पास यहां पे है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम OS बोलते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम तभी यूज कर पाएंगे अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो जो हम यूज करते हैं, जैसे मोबाइल्स के अंदर हम एंड्रॉइड्स यूज करते हैं, एप्पल वाले iOS यूज करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर विंडो 10 आ गई, विंडो 11 आ गई, तो उसके थ्रू ही सारा काम होता है कंप्यूटर का। अगर कंप्यूटर के अंदर विंडो नहीं है तो वी कैन नॉट असेस द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा क्योंकि हम उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कंप्यूटर का काम होगा वो किसके हेल्प से होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो हमारे पास काफी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे मैंने आपको बताए हुए हैं। विंडो CE है, लाइनेक्स है, कुछ आपने इनमें से सुने भी होंगे, विंडोज XP, विंडोज 7, मैक जो एप्पल के लिए यूज होता है। एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स हमारे पास होते हैं, उनके अंदर एंड्रॉयड OS होता है। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, आप उनको इसलिए इंस्टॉल करते हो क्योंकि आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें
उसी सॉफ्टवेयर से यूज करनी होती हैं। जैसे कि हमने अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हम इंस्टॉल करते हैं जिनको हमें यूज करना होता है आगे। मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई, जैसे हमारे पास गूगल मैप है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जो हमारे पास MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, इनको हम अपनी कन्वीनियंट के लिए इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अपना डाटा मैनेज कर सकें इनसे। तो इनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हम खुद इंस्टॉल करते हैं अपने यूसेज के लिए। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल होंगे या हमारे मोबाइल फोन्स में नहीं इंस्टॉल होंगे तो हम उसको कंप्लीटली एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वी कैन नॉट यूज। और हमारे लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के अंदर ड्राइवर्स होते हैं, अगर ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं तभी हमारा हार्डवेयर यूज हो पाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन बैक। नाउ वेब ब्राउजर, ब्राउजर्स क्या होते हैं? जिनके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारे सारे क्या हैं? वेब ब्राउजर्स। तो वेब ब्राउजर्स के अंदर क्रोम, इसका मतलब दिस इज ए। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, तो उनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, जिसको हम बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इनिशियली यूज होता था, इसके अंदर हमारे पास ग्राफिकल मेथड नहीं होता। ग्राफिकल मेथड मीन टू से आप क्लिक और राइट क्लिक करके ड्रैग करके आइकन्स को यूज कर ले, तो ये नहीं होता। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स होती थी और जिस बंदे को वो कमांड्स पता है वही उसको यूज करेगा। दैट मीन्स इसमें हमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए यूज करने के लिए, ठीक है। अभी तक हमने ये समझा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डॉस है, यानी कि ये बी ऑप्शन होगी। नाउ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिस मेमोरी को हम अपने कंप्यूटर की स्टोरेज को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं ताकि हम डाटा को स्टोर कर सके, तो सी। नाउ अब हमने ये सारी इंफॉर्मेशन समझ ली, तो इसके हिसाब से कौन सी इंफॉर्मेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है? दैट इज बी ऑप्शन। दैट इज ए के साथ सेकंड था, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ फर्स्ट एंड डी के साथ थर्ड पार्ट। दीज वर द प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल्स. We have also understood the concept and options of each questions wherever we have felt that was needed for us. Students, you can prepare for UGC NET JRF exam from Panacea Bharti Institute. Here we are providing you 3 modes of preparation. In that you will be getting classroom batches, live batches or video courses. We will be preparing you for paper 1 and paper 2. Okay, if you want to watch the demo video, you can go to our channel, that is Panacea Tutor. Here you can watch the demo videos. If you like that, you are always welcome at our institute. So if you find these videos are information for you, kindly subscribe our channel, like this video and press the bell icon so that you can get notified for each of the video we upload. So thank you so much for being with us. Keep preparing at your home.